हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनीमिया होता क्या है? अनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम कम हो जाता है। अब ये होता क्यों है? रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड पीसीवी ऑकर बिकॉज ऑफ आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया है, या तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, या फिर बॉडी से एक्सेस लॉस हो रहा है ब्लड का। ऑल द इंसिडेंट आर कॉज्ड आइदर बाय इनहेरिटेड डिसऑर्डर या फिर इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में, जैसे कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, इन्फेक्शन या फिर एक्सपोजर टू ड्रग और टॉक्सिन। इस वजह से ये तीन चीज़ें होती है: आरबीसी का काउंट कम होना, हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होना और पैक्ड सेल वॉल्यूम कम होना, जिसे हम अनीमिया कहते हैं। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अनीमिया को हमने दो क्लास में क्लासीफाई किया है, एक है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे नाम में ही लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी, मतलब हम इसमें साइज और शेप की बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है इसका नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। नॉर्मोसाइटिक मतलब नॉर्मल सेल का जो शेप साइज जो है वो नॉर्मल है और जो कलर है वो भी नॉर्मोक्रोमिक है। तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, इसमें सब कुछ नॉर्मल है बट आरबीसी का काउंट जो है वो लेस है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। मैक्रोसाइटिक मतलब जो नॉर्मल साइज ये होना था, अब आरबीसी का साइज बड़ा हो गया है, मैक्रोसाइटिक, लेकिन जो कलर है वो नॉर्मल है, तो इसे हम कहेंगे मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। दूसरा मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, अब साइज तो बड़ा हो गया है आरबीसी का लेकिन कलर भी इसका लेस है। नेक्स्ट इज माइक्रोसाइटिक, मतलब नॉर्मल से भी छोटा साइज हो गया है आरबीसी का और कलर भी इसका कम हो गया है, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे हमने 4 क्लास में आरबीसी अनीमिया को क्लासिफाई किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट वही जो अभी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हम दोबारा एक टेबल देखते हैं। इस टेबल में देखिए क्या लिखा हुआ है: नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, साइज ऑफ आरबीसी नॉर्मल, कलर ऑफ आरबीसी नॉर्मल। नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, तो नॉर्मोसाइटिक में साइज नॉर्मल है, कलर लेस है। मैक्रो में साइज बड़ा है लेकिन कलर ऑफ आरबीसी इज लेस क्योंकि हाइपोक्रोमिक है। माइक्रो में जो साइज है वो स्मॉल हो गया है और हाइपोक्रोमिक है, इसीलिए कलर इसका आरबीसी का लेस है। तो आप इस टेबल से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। तो चलिए ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अब हम देखते हैं। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने अनीमिया को 5 क्लासेस में बांटा है। सबसे पहला है हीमरेजिक अनीमिया। हीमरेजिक अनीमिया का क्या मतलब होगा? हिमरेज हो गया है, हिमरेज मतलब कि ब्लड लॉस हो रहा है कहीं से। तो 2 तरह के हिमरेज हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, 2 तरह से हो सकता है: एक्यूट हिमरेज, क्रॉनिक हिमरेज। एक्यूट हिमरेज का क्या मतलब है कि सडन लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड। सडन लॉस अगर हो जाता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड, तो जिसमें क्या होगा, ब्लड भी चला गया, और मतलब ब्लड में प्लाज्मा और आरबीसी दोनों होते हैं, तो प्लाज्मा भी चला गया, आरबीसी भी चली गई बहुत ज़्यादा। लेकिन प्लाज्मा 24 आवर में रिकवर हो जाता है बट आरबीसी को तो 4 से 6 वीक लगते हैं बनने के लिए। तो प्लाज्मा में आरबीसी कम हो जाएगी, प्लाज्मा का लेवल बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन होगा। हीमोडाइल्यूशन मतलब आरबीसी की क्वांटिटी कम, प्लाज्मा की क्वांटिटी नॉर्मल हो गई। इसकी वजह से मॉर्फोलॉजी जो है इसकी नॉर्मल रहेगी लेकिन हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा एक्यूट हेमरेज में, और ये 4 से 6 वीक में रिकवर भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्यूट अनीमिया, एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड में क्या है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी है मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हिमरेज में क्रॉनिक लॉस ऑफ ब्लड। क्रॉनिक लॉस ऑफ ब्लड का क्या मतलब है कि बहुत लंबे समय से ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे कि इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग में हो सकता है। जब बहुत समय से ब्लीडिंग हो रही थी उस वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा आयरन जो हमारी बॉडी से लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो जो आरबीसी बनेगी वो स्मॉल साइज की बनेगी इस वजह से, और उसका कलर भी जो रहेगा आरबीसी का वो लाइट रहेगा, मतलब नॉर्मल कलर से कम रहेगा। इस वजह से इसमें जो आरबीसी बनेगी वो बनेगी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। तो हम यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि जो हिमरेज का दूसरा था क्रॉनिक लॉस ऑफ ब्लड, उसमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर हमने इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहली क्लास देखी हीमोरेजिक अनीमिया, जिसमें ब्लड लॉस होने की वजह से अनीमिया होता है। दो तरह से ब्लड लॉस हो सकता है, क्रॉनिक ब्लड लॉस हो सकता है, एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है। क्रॉनिक की वजह से क्या होगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी बनेगी, और एक्यूट की वजह से नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी बनेगी। अब हम देखते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो जब इस डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, उसकी वजह से अनीमिया होगा। तो दो तरह से डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब किसी बाहर के सोर्स की वजह से हो रहा है, और इंट्रिंसिक मतलब खुद बॉडी ही डिस्ट्रक्शन करवा रही है। तो एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, लिवर फेलियर हो सकता है, रीनल डिसऑर्डर हो सकता है, हाइपर स्प्लीनिज्म हो सकता है, बर्न्स हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कॉजेज है, जैसे इन्फेक्शन, जैसे हेपेटाइटिस, मलेरिया, सेप्टिसीमिया। इन इन्फेक्शन में हमारा जो हीमोलाइसिस हो सकता है। कुछ ड्रग्स होते हैं जो पेनिसिलियम, एंटी मलेरियल ड्रग, सल्फर ड्रग, ये डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं आरबीसी का। पॉइजन हो जाए लेड से, कोलतार से, इससे डिस्ट्रक्शन हो सकता है आरबीसी का। या फिर प्रेजेंस ऑफ आइसोग्लूटिनिन लाइक एंटी-आरएच का प्रेजेंस, इससे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। या कुछ ऑटो इम्यून डिसीज जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसकी वजह से भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो आरबीसी मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन जो वो फॉर्मेशन है उनका, वो तो नॉर्मल ही है। इस वजह से नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक ही रहती है एक्सट्रिंसिक में अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो। लेकिन अब हीमोलाइटिक है, मतलब हीमोलिसिस हो रहा है ना, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अभी तो हमने एक्सट्रिंसिक सोर्स देखा। अब हम इंट्रिंसिक की बात कर, हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस कर रही है आरबीसी, वो खुद पहले से ही डिफेक्टिव है, या फिर हमारी बॉडी खुद से इसको डिफेक्टिव करवा रही है। जैसे कि इसमें अब हम देखते हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो जैसे सिकल सेल और थैलेसीमिया। सिकल सेल में आप सभी जानते हैं कि जो आरबीसी बन रही है वो पहले से शिकल शेप की बन रही है, और थैलेसीमिया में क्या होता है, ग्लोबिन चेन जो होती है उसमें मतलब उसकी जो फॉर्मेशन होता है उसकी सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ जाती है बीटा ग्लोबिन चेन में। तो यहाँ पर जो बन रही है उसी समय से, मतलब हमारे बॉडी में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आरबीसी सही तरीके से नहीं बन रही है और उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इंट्रिंसिक कॉज ऑफ हीमोलाइटिक अनीमिया। तो अब तक हम लोगों ने देखा है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हीमरेजिक अनीमिया, ब्लड लॉस हो रहा है, हीमोलाइटिक अनीमिया जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और उनमें किस तरह का शेप रहेगा वो भी हमने देखा। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मतलब जो हम अब आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, या फिर जब वो बन रही है तो उसमें कुछ चीज़ चाहिए होगी ना, तो उस चीज़ की कमी हो जा रही है। जैसे कि आयरन, आपको भी पता है हीमोग्लोबिन के लिए आयरन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगा तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहलाएगा। तो ये किसका पार्ट है, एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया का पार्ट है, जिसमें आरबीसी का जो साइज रहेगा वो भी छोटा हो जाएगा और जो कलर होगा वो भी हाइपोक्रोमिक हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन डेफिशिएंसी। आप भी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन पार्ट क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन की भी ज़रूरत है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो आरबीसी का साइज है वो मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होगा, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। नेक्स्ट इज विटामिन B12। आप भी जानते हैं विटामिन B12 आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए ज़रूरत है पड़ती है विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 नहीं होगा तो आरबीसी जो बनेगी, मतलब वो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक या फिर हाइपोक्रोमिक भी बन सकती है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से परनीशियस अनीमिया होता है। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा कि सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, परनीशियस अनीमिया, ये इंडिविजुअल एक टॉपिक है। तो अगर आप कहेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं इन टॉपिक्स को 2-3 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अलग से कवर कर दूंगी। अगर मैं अनीमिया में ही सारे अनीमिया को डिफाइन करने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इस वीडियो का मेन मोटो है कि हमको क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया देखना और थोड़ा थोड़ा उन अनीमिया के बारे में जानना है, इसीलिए मैं डिटेल में सारे अनीमिया को डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। आप लोग कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी अपलोड कर दूंगी। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में अभी हम देख रहे हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। अब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होने की वजह से होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जिसमें हाइपोक्रोमिक हो जाती है आरबीसी।
तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट किए इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब हम चौथा क्लासिफिकेशन देखते हैं, एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया क्या होता है? बोन मैरो में डिसऑर्डर हो जाए, इस वजह से एप्लास्टिक अनीमिया होता है, जिसमें जो मॉर्फोलॉजी है वो नॉर्मल रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज़। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ मतलब बहुत लंबे समय से डिसीज़ चली आ रही है, जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है, जैसे कि नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ में आ जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोनिक इन्फेक्शन में ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर नेफ्रोटिक डिसऑर्डर्स, हॉडकिन डिसीज़। इसमें भी नॉर्मल रहता है शेप और नॉर्मल रहता है कलर, बट एनीमिया हो जाता है क्योंकि बहुत लंबे समय से ये डिसीज़ किसी भी पर्सन को हुई है। तो यहाँ पर हमने दोनों क्लासिफिकेशन कंप्लीट किए। पहला था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा था इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि साइंस एंड सिम्टम में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। तो जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पेल हो जाएगी, पेलनेस ज़्यादा कॉन्स्टेंट एंड प्रोमिनेंट होगी इन बक्कल एंड द फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजक्टाइवा, लिप्स, ईयर लोब्स, पाम एंड नेल बेड। स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, ये थिन हो जाएगी स्किन और ड्राई हो जाएगी। थिनिंग, लॉस एंड अर्ली ग्रेनेज ऑफ हेयर ऑकर, द नेल बिकम ब्रिटल एंड इजीली ब्रेकेबल। तो स्किन में इस तरह के हमको साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अनीमिया में अनीमिया की वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम देखेंगे कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, हार्ट इज डायलेटेड एंड कार्डियक मर्मर्स आर प्रोड्यूस, द वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अनीमिया की वजह से। तो देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट एंड द फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, समटाइम इट लीड्स टू ब्रेथलेसनेस एंड डिस्निया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी राइट साइड ही शिफ्ट होता जाएगा अनीमिया की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको नॉजिया होगा, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होगा, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन रहेगा। निशियस अनीमिया में देयर इज एट्रोफी ऑफ पेपिले इन टंग। इन एप्लास्टिक अनीमिया नेक्रोटिक लीजन अपीयर इन माउथ एंड फेरिंग्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अनीमिया की वजह से मेटाबॉलिज्म में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज इन सीवियर अनीमिया। नेक्स्ट किडनी मतलब रीनल सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ेगा। रीनल फंक्शन इज डिस्टर्ब, एल्ब्यूमिनेरिया इज कॉमन मतलब यूरिन में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, मे बी मेनेरिया, ओलिगोमेनेरिया या फिर एमेनोरिया भी हो सकता है। नेक्स्ट न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कॉमन न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स आर इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड, हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, ड्रॉजीनेस, डिजीनेस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और फेंटिंग भी हो सकती है अगर जब स्टैंडिंग कंडीशन में आप रहेंगे। तो अनीमिया में मसल जो होगी वीक हो जाएगी, पेशेंट जो उसको फील होगा कि एनर्जी नहीं है, फैटिग जल्दी हो जाएगा, और ये सब बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पर हमने अनीमिया का क्लासिफिकेशन, उसके साइंस एंड सिम्टम्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ आप सजेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।